तो आज का अपना टॉपिक है ब्लड, प्लाज्मा और सीरम। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लड है क्या चीज। ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है जिसका काम क्या है। मुख्य रूप से जैसे हम बात करें इसके कंपोजिशन की, तो उसके आधार पर ही इसके काम होते हैं। जैसे बात करें कि जो ब्लड है, तरल संयोजी ऊतक है। क्या करता है? ये है जो गैस हैं उनका परिवहन करता है। ठीक है। तो ऑक्सीजन के परिवहन में ये अहम भूमिका निभाता है। ठीक है। इसके अलावा जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उनके परिवहन में भी मुख्य भूमिका निभाता है। प्रतिरक्षा प्रदान करने में भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो किस किस तरह से क्या काम करता है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं रक्त के संगठन के बारे में कि इसके संगठन में क्या क्या चीजें होती हैं, किस किस चीज से मिलकर के जो ये रक्त है ये बना होता है। तो रक्त के संगठन की यदि हम बात करें तो रक्त में मुख्य रूप से दो चीजें होती हैं। एक होता है प्लाज्मा और दूसरी चीज होती है रक्त कोशिकाएं। ठीक है। तो क्या चीज है? दो चीजें मुख्य रूप से इसमें होती हैं। पहला प्लाज्मा और दूसरी चीज हो गई रक्त कोशिकाएं। यदि रक्त में से रक्त कोशिकाओं को हटा दिया जाए, ब्लड सेल्स को हटा दिया जाए, तो जो शेष बचा तरल पदार्थ है वह क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। और यदि हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा लगभग 55 से 60% तक होता है। वहीं यदि रक्त कोशिकाओं की बात करें तो इनकी जो मात्रा है वो 40 से 45% तक होती है। जो संपूर्ण रक्त है उसका जो प्लाज्मा है वो 55 से 60% होता है, और जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वो 40 से 45% तक होती हैं। ठीक है। अब प्लाज्मा की हम बात करें, प्लाज्मा में कौन कौन सी चीजें होती हैं। जैसे बात करें, प्लाज्मा प्रोटीन होती है, पानी होता है, मिनरल्स होते हैं। ठीक है। तो प्लाज्मा के संगठन की हम बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे हम रक्त कोशिकाओं की। ठीक है। तो हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। देखो, प्लाज्मा में क्या क्या चीज आ गई? पानी आ गया, मिनरल्स आ गए और प्लाज्मा प्रोटीन आ गए। इसमें यदि हम बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में क्या चीज होती है? पानी होता है। लगभग लगभग 90 से 92% तक क्या होता है इसमें? पानी होता है। लगभग 2 से 3% तक क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। और 6 से 7% तक क्या होती हैं इसमें? प्लाज्मा प्रोटीन होती है। ठीक है। तो ये क्या होता है? प्लाज्मा का कंपोजिशन होता है। प्लाज्मा किस किस चीज से मिलकर बना होता है? प्लाज्मा प्रोटीन से, खनिज लवणों से और पानी से मिलकर के बना होता है। और सबसे अधिक मात्रा किसकी रहती है? पानी की रहती है। ठीक है। प्लाज्मा क्या है? यदि हम रक्त कोशिकाओं रहित रक्त की बात करें, यानी कोई भी जो हमारे पास रक्त है उसमें से हम रक्त कोशिकाओं को हटा दें, जो कि 3 प्रकार की होती हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। यदि इनको रक्त में से हटा दिया जाए तो शेष बचा तरल क्या कहलाएगा? प्लाज्मा कहलाएगा। अब उस प्लाज्मा में कौन कौन सी चीजें रहेंगी? प्लाज्मा प्रोटीन होगी, मिनरल्स होंगे और पानी होगा। अब जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो कौन कौन सी होती हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार की प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। तो कौन कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। इनमें जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है वो कौन सी होती है? एल्बुमिन। ये कैसी रहती है? सर्वाधिक मात्रा। और सबसे कम कौन सी होती है? फाइब्रिनोजन। ठीक है। तो सर्वाधिक कौन सी हो गई? एल्बुमिन की हो गई। और सबसे कम कौन सी हो गई? फाइब्रिनोजन। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो ये हो जाती है लगभग लगभग 7%, और ये वाली हो जाती है लगभग लगभग 55% तक। ठीक है। और ग्लोबुलिन जो है लगभग लगभग 38% तक ये पाई जाती है।
ठीक है। अब ग्लोबुलिन्स की हम बात करें तो ग्लोबुलिन्स पाई जाती हैं 3 प्रकार की, अल्फा, बीटा और गामा। कौन कौन सी होती हैं? अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन, जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स के नाम से भी जानते हैं। और इन गामा ग्लोबुलिन्स का आगे हम क्लासिफिकेशन पढ़ें तो इम्यूनोग्लोबुलिन या गामा ग्लोबुलिन की बात करें हम तो ये क्या हो जाती हैं? वी, ए, एम, डी और ई। ये गामा ग्लोबुलिन्स के क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन है बेसिकली 3 प्रकार की हैं जो प्लाज्मा में उपस्थित होती हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। इन प्लाज्मा प्रोटीन में सर्वाधिक मात्रा होती है किसकी? एल्बुमिन प्रोटीन की। सबसे कम होती है फाइब्रिनोजन की। ग्लोबुलिन्स में 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है, जिनमें अल्फा, बीटा और गामा है। ठीक है। अब जो गामा ग्लोबुलिन्स हैं इनको हम क्या बोल देते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। ये 5 प्रकार की होती हैं, GAMDE, यानी गम डे के नाम से जानी जाती हैं, ठीक, जो कि प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। यदि हम ग्लोबुलिन्स प्रोटीन की बात करें तो मुख्य रूप से इसका सिंथेसिस कहाँ होता है? लिम्फ नोड के अंदर होता है। ठीक है। निर्माण इसका यदि हम बात करें तो कहाँ होगा? लिम्फ नोड के अंदर इसका निर्माण होता है। ठीक। ये बात हो गई अपनी प्लाज्मा प्रोटीन से संबंधित। अब अगले पॉइंट की बात करें तो प्लाज्मा प्राप्त करने के लिए रक्त को एंटीकोगुलेंट के बिना एकत्रित किया जाता है। ठीक है। किसके बिना? एंटीकोगुलेंट के, एंटीकोगुलेंट के साथ करें। ठीक है, क्योंकि रक्त को हमें जमाना नहीं है, एंटीकोगुलेंट के क्या करेंगे हम? साथ में एकत्रित करते हैं। ठीक है, जिससे कि रक्त जमे नहीं। और फिर उसको क्या किया जाता है? सेंट्रीफ्यूग किया जाता है। किस तरह से किया जाता है? देखिए ये वाला। ठीक। देखो ये क्या हो गया? हमने रक्त लिया, ठीक है, परख नली में। यदि हमें प्लाज्मा प्राप्त करना है, ठीक है, रक्त से हमें क्या प्राप्त करना है? प्लाज्मा प्राप्त करना है। तो यहां पर हमें रक्त के साथ में रक्त लेना पड़ेगा और साथ में हम क्या लेंगे? एंटीकोगुलेंट। अब एंटीकोगुलेंट क्या है? वे पदार्थ जो रक्त का थक्का बनने से रोकते हैं। ठीक है। क्या करते हैं? वे पदार्थ जो रक्त का थक्का बनने से रोकते हैं। एक मिनट। एंटीकोगुलेंट कहने बोल रहे हैं वे पदार्थ जो रक्त का थक्का बनने से रोकते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंटीकोगुलेंट कहते हैं। जैसे हम बात करें जो हेपेरिन है, ये क्या है? प्राकृतिक एंटीकोगुलेंट है। क्या हो गया ये? प्राकृतिक प्रकार का एंटीकोगुलेंट होता है। इसके अलावा जैसे ईडीटी होता है, इथाइलिन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है, सोडियम एंड पोटेशियम सिट्रेट होता है। तो ये सब क्या है? एंटीकोगुलेंट। तो ये क्या काम करते हैं? रक्त का थक्का बनने से रोकते हैं। यदि साधारण रूप से यदि रक्त को एकत्रित किया जाएगा तो क्या होगा? रक्त थोड़े समय के बाद जमना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? रक्त का थक्का बनना शुरू हो जाता है तो रक्त जम जाएगा। तो हम किसी प्रकार की और चीजों की जो हमें संख्या ज्ञात करनी है, डायग्नोस करना है, टेस्ट करना है, हम वो नहीं कर पाएंगे।
तो हमें मेन चीज मोटिव है, हमें प्लाज्मा प्राप्त करना है रक्त से। ठीक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी भी रक्त कोशिकाएं हैं उनको इसमें से हटाना पड़ेगा। और हटाएंगे कैसे, इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन के द्वारा। ठीक है। तो उसके लिए हम इस परखनली में पहले क्या लेते हैं, एंटीकोगुलेंट लेते हैं। उसके बाद हम रक्त को उसमें डालते हैं, उसको अच्छी तरह से मिक्सअप करते हैं, और फिर उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में घुमाया जाता है। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन में घुमाने के बाद में जो रक्त है वो परखनली के अंदर इस तरह से दिखाई देता है। तो उसमें होता क्या है, सबसे नीचे की तरफ, ठीक है, ये क्या हो गई, आरबीसी सेटल डाउन हो जाती है, बैठ जाती हैं। तो सबसे नीचे क्या होता है, आरबीसी होती हैं। फिर बीच में एक रिंग बनती है। क्या बनती है, एक रिंग बनती है, जिसे हम बोल देते हैं बफी कोट के नाम से जाना जाता है। उसे हम क्या बोल देते हैं, बफी कोट। बफी कोट के नाम से जाना जाता है। और इस बफी कोट में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि सबसे नीचे आरबीसी आ गई, और बीच में जो रिंग शेप बनी, ठीक है, उसमें डब्ल्यूबीसी आ गई और प्लेटलेट्स आ गई। और इनके ऊपर जो हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है वह क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो इस तरह से एंटीकोगुलेंट के साथ रक्त को मिला करके सेंट्रीफ्यूज मशीन के द्वारा रक्त की कोशिकाओं को हटा करके प्लाज्मा प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर एंटीकोगुलेंट मिलाते हैं। ठीक है। यदि हमें रक्त से सीरम प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है, सीरम, तो हम एंटीकोगुलेंट नहीं मिलाएंगे। तो हम यहाँ पर एंटीकोगुलेंट नहीं मिलाएंगे। क्या करेंगे, सीधे रक्त को लेंगे। ठीक है। और जो परखनली में हमने क्या लिया, सीधे रक्त को लिया। और रक्त क्या करेगा, धीरे धीरे क्लॉट करना शुरू होगा। और रक्त क्लॉट होगा तो कुछ समय के बाद रक्त पूरी तरह से क्लॉट हो जाएगा। तो उसको हम स्लांटिंग पोजीशन, यानी हल्का सा तिरछा कुछ समय के लिए रख देते हैं। और उस रक्त के थक्के में से एक पदार्थ निकलता है। ठीक है, द्रव निकलता है, और उस द्रव को ही हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। वैसे तो जो प्लाज्मा है और सीरम है ठीक जैसे ही होते हैं। ठीक है। लेकिन इनमें फर्क क्या रहता है, कंपोजिशन में केवल और केवल यह फर्क रहता है कि सीरम के अंदर फाइब्रिनोजन अनुपस्थित रहता है, और प्लाज्मा के अंदर जो फाइब्रिनोजन है वो उपस्थित होता है। प्लाज्मा को बनाने के लिए एंटीकोगुलेंट मिलाते हैं ब्लड में, और सीरम को प्राप्त करने के लिए एंटीकोगुलेंट नहीं मिलाते। ठीक है। ये फर्क रहता है सीरम और प्लाज्मा में। देखिए, प्लाज्मा प्राप्त करने के लिए रक्त को एंटीकोगुलेंट के साथ एकत्रित किया जाता है। दूसरा है सीरम, इसे कहेंगे यदि प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दिया जाए। ठीक है। तो क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ने क्या कर दिया, जो रक्त के स्कैन थे, रक्त का क्लॉट बना दिया, वो उसके साथ चले गए। तो शेष बचा पदार्थ क्या कहलाता है, यदि प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को, प्रोथ्रोम्बिन और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हट जाते हैं, तो शेष बचा पदार्थ क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। ठीक है। प्लाज्मा के रंग की बात करें तो बिल्ली में, घोड़े में और भेड़ में इसका रंग कैसा होता है, रंगहीन होता है। ठीक है। वहीं गाय में बात करें तो हल्का पीलापन लिए होता है, और घोड़े में कैसा होता है, ये गहरे पीले रंग का होता है। ठीक है। ये बात हो गई। तो प्लाज्मा का रंग कैसा हो गया, सामान्यतः हल्के पीले रंग का पाया जाता है, जबकि बिल्ली में, कुत्ते में और भेड़ में कैसा रहता है, ये कलरलेस रहता है। ठीक है। और प्लाज्मा प्राप्त करने के लिए रक्त को एंटीकोगुलेंट के साथ एकत्र किया जाता है। ठीक है। और सीरम प्राप्त करने के लिए, सीरम प्राप्त करने के लिए रक्त को बिना एंटीकोगुलेंट
मिलाए एकत्रित करते। ठीक है, तो ये बात हो गई क्या, अपनी प्लाज्मा और सीरम के बारे में। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसका डायग्राम के रूप में देख लिया। अब देखिए, ये हम कल बात कर चुके हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में। ठीक है, जो कि ग्लोबुलिन्स प्रोटीन का एक कार है। गामा ग्लोबुलिन्स हैं, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई किस किस तरह से कहाँ पर उपस्थित होती हैं। मुख्य रूप से बात करें तो आईजीजी कोलेस्ट्रॉल में उपस्थित होती है। ठीक है, और अपरा को पार कर जाती है, सबसे अधिक मात्रा में ये बनती है। और आईजीए की बात करें तो ये कैसी है, स्रावी प्रकार की इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के स्रावों में ये उपस्थित होती है, लार में, ठीक है, और इसके अलावा आंसू वगैरह में ये उपस्थित होती है। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल में भी उपस्थित होती है। आईजीएम की बात करें तो शरीर में संक्रमण होने पर सबसे पहले बनने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है, और सबसे पहले बनती है तो सबसे पुरानी भी रहेगी। ठीक है, और आईजीडी बी लिम्फोसाइट की सतह पर उपस्थित होती है और एंटीबॉडी निर्माण में सहायता करती है। आईजीई किसी एलर्जन के प्रवेश करने पर या परजीवी के संक्रमण होने पर ये बनती है। ठीक, अब बात करें जो ब्लड सेल्स हैं उनके बारे में। देखिए, तो प्लाज्मा के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो दूसरी चीज क्या आ गई, रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं तीन प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, यानी लाल रुधिर कणिकाएं या कोशिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और बिंबाणु या प्लेटलेट्स। ठीक है, तो रक्त में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तीन प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यदि हम श्वेत रुधिर कणिकाओं की बात करें तो इनको दोबारा से दो भागों में बांटा गया है, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलो। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट से क्या मतलब है कि जब इनको एक किसी विशेष प्रकार की डाई से अवरंजित करते हैं, ठीक है, तो उसके आधार पर इनको नाम दिया गया है। यानी जिन डब्ल्यूबीसी के अंदर एक विशेष प्रकार की कणकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, जो ग्रेनुलोसाइट प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती हैं, उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे एक विशेष प्रकार के कण पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या उपस्थित रहते हैं, कण उपस्थित, और जबकि यहां पर क्या रहते हैं, कण अनुपस्थित। ठीक है, अब ये कण क्या है, कण है जो डाई डाई है, ठीक है, रंजक है, उसके द्वारा उपचारित करने पर ये कण रंग ग्रहण करते हैं और नहीं करते हैं, उसके आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया है। कैसे, यहां देखते हैं, ये अपनी आरबीसी हो गई। ठीक है, और यहां पर ये इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, चलो पहले इस डायग्राम को हम बाद में देखेंगे, पहले क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम, तो डब्ल्यूबीसी हो गई अपनी दो प्रकार की, पहली ग्रेनुलोसाइट और दूसरी हो गई एग्रेनुलो। ठीक, ग्रेनुलोसाइट को तीन भागों में बांटा गया है, कौन कौन सी हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। वहीं एग्रेनुलोसाइट दो प्रकार की होती हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, अब न्यूट्रोफिल से क्या तात्पर्य है, हमने बात की थी कि जो ग्रेनुलोसाइट हैं उनके अंदर, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट के अंदर क्या है, एक विशेष प्रकार के कण उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्या हो गए, कण उपस्थित हो गए, और इनके अंदर किसी भी प्रकार के कण क्या रहते हैं, अनुपस्थित होते हैं। पहली चीज तो ये। अब कण किस प्रकार के हैं, अंदर जो कण हैं छोटे छोटे, ये किस प्रकार के हैं, यदि ये कण ना तो अम्लीय अभिरंजक से अभिरंजित होते हैं, यानी रंग ग्रहण करते हैं, और ना ही क्षारीय अवरंजक से रंग रंग ग्रहण करते हैं, यानी किसी भी प्रकार का रंग ग्रहण नहीं करते। तो जो किसी प्रकार का रंग ग्रहण नहीं करता उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। तो ऐसी डब्ल्यूबीसी
जो ना तो क्षारीय अभिरंजक से रंजित होती हैं और ना ही अम्लीय अभिरंजक से रंजित होती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? न्यूट्रोफिल कहलाती हैं। तो ये क्या हो गई? न्यूट्रोफिल, यानी न्यूट्रल हैं, किसी भी प्रकार का रंग ग्रहण नहीं करती हैं। इयोसिनोफिल, ये किससे अभिरंजित होती हैं? यह अम्लीय अभिरंजक से, जो कण हैं वो किससे अभिरंजित होते हैं? अम्लीय अभिरंजक ग्रहण करते हैं। जो कण हैं, कण अम्लीय अभिरंजक ग्रहण करते हैं। और यहां पर जो कण हैं डब्ल्यूबीसी के अंदर, क्षारीय अभिरंजक ग्रहण करते हैं। क्षारीय अभिरंजक ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं? बेसोफिलिक डब्ल्यूबीसी, इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल यानी जो किसी भी प्रकार के अभिरंजक से रंग ग्रहण नहीं करते हैं। इयोसिनोफिल जो केवल अम्लीय अभिरंजक से रंग ग्रहण करते हैं, यानी इसके अंदर जो कण हैं ये किससे रंग ग्रहण कर रहे हैं? अम्लीय अभिरंजक से। और क्षारीय अभिरंजक से जो डब्ल्यूबीसी के ग्रेनुलर ग्रेनुलोसाइट जो है रंग ग्रहण करती हैं, उनको क्या बोल देते हैं? बेसोफिल ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। तो रंग ग्रहण करने के आधार पर और ना करने के आधार पर, ठीक है, ये जो ग्रेनुलोसाइट हैं तीन प्रकार की होती हैं। न्यूट्रोफिल, जो ना तो क्षारीय अभिरंजक से रंग ग्रहण करती हैं ना ही अम्लीय से करते हैं, यानी न्यूट्रल होती हैं। इयोसिनोफिलिक ग्रेनुलोसाइट, इस प्रकार की डब्ल्यूबीसी के अंदर उपस्थित जो कण हैं वो केवल अम्लीय अभिरंजक से रंग को ग्रहण करती हैं। और वहीं हम बात करें बेसोफिल्स की, तो जो बेसोफिल्स के अंदर उपस्थित जो ग्रेनुल्स हैं, ठीक है, वो केवल क्षारीय अवरंजक से रंग ग्रहण करते हैं। ठीक है, वहीं आ जाए हम एग्रेनुलोसाइट, यानी यहां पर किसी भी प्रकार के कण है ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर कण के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन नहीं होता है। यहां पर क्लासिफिकेशन दूसरे आधार पर है। ये दो प्रकार की होती हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, तो यहां पर कौन से प्रकार हो गए? ये लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनो। तो इस तरह से हमारे पास, हम डब्ल्यूबीसी की बात करें, पांच प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है। न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, अब इनके बारे में हम बात करें तो लगभग संख्या की बात करें तो ये 60 से 70% तक होती हैं, ये 1 से 6% तक, ये लगभग 1% तक। ठीक है, और इनकी संख्या वेरिएबल रहती है। ठीक है, 1% के आसपास और 1% से कम इनकी संख्या रहती है। ठीक है, अब मेन चीज है इनके अंदर उपस्थित केंद्र। ठीक है, तो यहां पर जो न्यूट्रोफिल है, इसमें केंद्रक जो होता है वो कैसा होता है? 5 पालियों में बटा हुआ होता है। इयोसिनोफिल्स के अंदर जो केंद्रक है वो 2 पालियों में बटा हुआ रहता है। बेसोफिल्स के अंदर जो केंद्रक है वो किडनी के शेप का होता है। ठीक है, लिम्फोसाइट के अंदर बात करें तो केंद्रक बड़ा और गोलाकार होता है। और यहाँ पर भी जो केंद्रक है वो कैसा होता है? किडनी के शेप का होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई केंद्रक के आधार। तो इसका मतलब ये हुआ, तो यहाँ पर क्या है? केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक उपस्थित। ठीक, अब इसका काम क्या है? न्यूट्रोफिल्स का काम क्या है? H2O2 का निर्माण करना। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ये क्या करता है? न्यूट्रोफिल्स क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। दूसरा, जो फैगोसाइटोसिस यानी भक्षण के द्वारा क्या करती हैं? इम्यूनिटी प्राप्त प्रदान करती हैं। तो भक्षण करने वाली कोशिकाएं होती हैं, फैगोसाइटिक प्रकार की होती हैं। ठीक है, इयोसिनोफिल्स क्या काम करती हैं? एलर्जी होने पर या परजीवी के जनित रोग होने पर, परजीवी के शरीर में प्रवेश करने पर, ठीक है, उसको नष्ट करने का काम करती है। ठीक है, एलर्जन से और परजीवी जनित रोगों से शरीर की रक्षा करती है। बेसोफिल्स क्या कर रही हैं? विटामिन पर क्या करती हैं? ये स्राव करती हैं। और प्राकृतिक जो रक्त प्रति स्कंदक है, हेपेरिन का स्राव करती हैं।
तो बेसोफिल्स का काम क्या हो गया, विटामिन्स का स्राव करना और हेपेरिन का स्राव, जिसमें से हेपेरिन क्या है, प्राकृतिक रक्त प्रतिस्कंधक होता है। क्या है ये, अभी बात की थी हमने, प्राकृतिक रक्त प्रतिस्कंधक, यानी रक्त को जमने से रोकता है। तो हमारे शरीर में जो रक्त प्रवाहित हो रहा है उसको जमने से कौन रोकता है, हेपेरिन रोकता है। हेपेरिन किसके द्वारा स्रावित हो रहा है, बेसोफिल्स के द्वारा स्रावित हो रहा है। बेसोफिल्स क्या है, डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार है। किस प्रकार की डब्ल्यूबीसी हैं, ग्रेनुलोसाइट प्रकार की हैं। ग्रेनुलोसाइट में भी कौन सी हैं, बेसोफिल्स, क्षारीय अवरंजक से रंजित होने वाली डब्ल्यूबीसी होती है। वहीं बात करें लिम्फोसाइट की, तो जो लिम्फोसाइट है ये शरीर की सबसे छोटी आरबीसी होती है। प्लाज्मा सेल एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं, प्लाज्मा सेल्स का निर्माण करती हैं। ठीक है, और प्लाज्मा सेल जो हैं उनका जो केंद्रक है वो कैसा होता है, जो बैलगाड़ी है उसके पहिए के समान होता है। प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं, यानी इम्यूनिटी प्रदान करने का काम करती हैं, और किसके द्वारा, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के द्वारा प्रदान करती है। ठीक है, वहीं का बात करें मोनोसाइट की, तो मोनोसाइट शरीर की सबसे बड़ी मोनो डब्ल्यूबीसी होती है, और इसका भी काम क्या है, भक्षण करना, यानी फैगोसाइटिक प्रकार की कोशिकाएं होती। ठीक है, तो फैगोसाइटिक प्रकार की कौन कौन सी हो गई, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल। ठीक है, और लिम्फोसाइट क्या है, ये भी प्रतिरोधक क्षमता प्रदान कर रही है। ठीक है, और बेसोफिल्स क्या हो गई, हेपेरिन और हिस्टामिन का स्राव करती हैं। एलर्जी जनित रोगों में कौन काम करती है, कौन बचाती है, इयोसिनोफिल बचाती है। तो शुरुआती प्रतिरक्षा जो प्रदान करती है वो कौन करती है, न्यूट्रोफिल करती है। तो इस तरह से ये 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है, इसी तरह से आगे फिर ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट हैं, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। टी लिम्फोसाइट थाइमस में मैच्योर होती हैं, बी लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में मैच्योर होती है। अब देखिए अगली हैं प्लेटलेट्स। ये कैसी होती हैं, इनके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है, यहाँ पर केंद्रक नहीं होता। अभी हम बात कर रहे हैं डब्ल्यूबीसी की, डब्ल्यूबीसी में क्या था, केंद्रक था, अलग अलग में अलग अलग प्रकार का था। ठीक, और यहाँ पर क्या है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। इनका जो मुख्य काम है वो क्या है, रक्त का थक्का बना करके रक्तस्राव को रोकना। जब कभी भी शरीर में चोट लग जाती है तो वहां पर रक्तस्राव होने लगता है, कुछ समय बाद रक्त का बहना धीरे धीरे रुक जाता है। तो उस रक्तस्राव को रोकने का जो काम करती हैं, रक्त का थक्का बना करके, वो कौन करता है, प्लेटलेट्स होती हैं। अब रक्त का थक्का बनाएंगी तो उस जगह पर क्या होगी, तो ऊतक नष्ट हुए उनकी हीलिंग होगी। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये टिश्यू हीलिंग, ठीक है, ऊतकों को मतलब ठीक करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, टिश्यू रिपेयरिंग का काम करती हैं। इनके लाइफ साइकिल की बात करें तो 8 से 11 दिन, 8 से 12 दिन लगभग इनका क्या होता है, लाइफ साइकिल होती है। निर्माण स्थल की बात करें, कहां पर बनती हैं ये, जो अस्थि मज्जा है, बोन मैरो है, उसकी मेगा कैरियोसाइट कोशिकाओं में ये बनती है। कहाँ बनती हैं, मेगा कैरियोसाइट कोशिकाओं में बनती है। मेगा कैरियोसाइट कोशिकाओं में इनका निर्माण होता है। और निर्माण की प्रक्रिया इनकी क्या कहलाती है, थ्रोम्बोपोइसिस। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोपोइसिस हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपनी 2 प्रकार की कोशिकाएं हो गई, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब बात करते हैं हम आरबीसी की। तो आरबीसी क्या है, लाल रुधिर कणिकाएं हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैसी होती हैं ये, केंद्रक विहीन होती हैं। कैसी होती हैं, यानी इन कोशिकाओं में केंद्रक क्या पाया जाता है, अनुपस्थित पाया जाता है। लेकिन इसका अपवाद क्या है, ऊंट और लामा, क्योंकि इसके अंदर जो इनकी जो आरबीसी हैं, लाल रुधिर कणिकाएं हैं, उनमें क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। अब सामान्य रूप से हम बात करें, जो आरबीसी है उसका आकार कैसा होता है, द्विअवतलीय होता है, यानी दोनों तरफ से ये पिचकी हुई होती है। ठीक है, तो कैसी होगा इसका सामान्य आकार, बाई कॉनकेव, द्विअवतलीय। ठीक, लेकिन
अलग अलग जानवरों में इसका आकार हम अलग अलग करते हैं। ठीक है, जैसे रूमिनेंट्स की बात करें तो रूमिनेंट्स में कैसी होती हैं, ये डिस्कॉइड होती हैं। ठीक है, लेकिन सामान्य रूप से पूछे इस तरह से नाम दे करके नहीं पूछे तो हम आरबीसी का आकार कैसा बताएंगे, त्रिअवतलीय बताएंगे। लेकिन एक पर्टिकुलर नाम दे करके पूछे कि भाई घोड़े में आरबीसी का आकार कैसा होता है, मुर्गे में या पक्षियों में आरबीसी का आकार कैसा होता है, तो वहां पर हमें जो आंसर देना है वो इस तरह से देना है। तो रूमिनेंट्स में डिस्कॉइड होती हैं, कैमल में बाई कॉन्वेक्स, वहां पर कैसी हैं, बाई कॉनकेव, लेकिन ऊंट में कैसी होती हैं, द्विउत्तलीय। ठीक है, हॉर्स में भी कॉनकेव होती हैं, अवतलीय होती हैं, और मुर्गे में होती हैं ओवल से। ठीक है, अंडाकार। मुर्गे में आरबीसी कैसी होती है, अंडाकार होती है। ठीक है, जो मुर्गा, बतख और मछली हैं इनमें भी आरबीसी कैसी है, केंद्रक युक्त होती है। ऊंट, लामा के साथ साथ जो पक्षी हैं और मछली हैं उनमें आरबीसी कैसी है, केंद्रक युक्त होती है। आकार के अनुसार बात करें, बाई कॉनकेव है। ठीक है, दोनों तरफ से कैसी रहती है, इस तरह से माने हम, इस प्रकार की हमें शेप उसकी दूर से दिखाई देती है। जबकि द्विउत्तलीय की बात करें तो द्विउत्तलीय में कैसी हो जाएगी, इस तरह से दोनों तरफ उभरी हुई दिखाई देती है। ठीक, यदि हम सबसे छोटी आरबीसी की बात करें तो किसमें पाई जाती है, बकरी में पाई जाती है। सबसे बड़ी आरबीसी की बात करें, कुत्ते में पाई जाती है। ठीक है, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्योंकि आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। तो इरिथ्रोसाइट के निर्माण की प्रक्रिया इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया इरिथ्रोपोइसिस। जैसे हमने प्लेटलेट्स के निर्माण की प्रक्रिया पढ़ी, ठीक है, थ्रोम्बोपोइसिस। डब्ल्यूबीसी के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ल्यूकोपोइसिस। ठीक है, इसी प्रकार से आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहला रही है, थ्रोम्बोपोइसिस कहलाती है। आरबीसी का जो निर्माण का स्थान है वो अलग अलग स्टेज पर अलग अलग होता है। यदि शुरुआती एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करें हम तो क्या होता है, यॉर्क सैक होता है। भ्रूणीय अवस्था की बात करें हम तो लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड में इसका निर्माण होता है। जन्म के बाद इसका निर्माण स्थल बदल जाता है और क्या हो जाता है, अस्थि मज्जा हो जाता है। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज से मतलब है कि जब जो भ्रूण है जाइगोट अवस्था में होता है। ठीक है, जाइगोट हो गया, ठीक है, मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्टूला जो स्टेज हैं वहां तक जो इसका निर्माण होता है आरबीसी का, वो कहाँ होता है, यॉर्क सैक के अंदर होता है। उसके बाद जब भ्रूण के अलग अलग अंग बनना शुरू हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो वो कौन सी आ गई, भ्रूणीय अवस्था आ गई। तो उस समय लीवर में, स्प्लीन में और लिम्फ नोड्स में आरबीसी का निर्माण होता है। और जन्म के बाद कहां पर होता है आरबीसी का निर्माण, बोन मैरो के अंदर होता है। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं रेड बोन और येलो बोन मैरो पाई जाती हैं, तो रेड बोन मैरो के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, अब आरबीसी का निर्माण तो ये हो गया। ठीक है, भ्रूणीय अवस्था में स्प्लीन में, लिम्फ नोड में, लीवर में हो गया। जन्म के बाद अस्थि मज्जा में हो गया। तो अब जो आरबीसी है इनका जीवन काल जब समाप्त हो जाएगा, अलग अलग प्राणियों में इसका जीवन काल अलग अलग होता है। ठीक है, समान रूप से जैसे हम देखें मनुष्य का तो 90 से 120 दिन का होता है। रूमिनेंट्स की हम बात देखें तो वहां लगभग 140 दिन के आसपास होता है। तो उसके बारे में बात करेंगे, तो एक जीवन काल पूरा करने के बाद आरबीसी क्या होती हैं, नष्ट होती है। तो ये नष्ट कहाँ जा करके होती है, ठीक है, नष्ट होने के स्थान की हम बात करें तो मनुष्य में क्या है, स्प्लीन, जिसे हम क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान। इसी को हम क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। ठीक, पशुओं में बोन मैरो में जाकर के नष्ट होती हैं, और पक्षियों में कहाँ होती हैं, ये लीवर में नष्ट होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया एरिथ्रोपोइसिस हो गई। आरबीसी का जो निर्माण है अलग अलग स्टेज में अलग अलग स्थानों पर होता है। भ्रूणीय अवस्था की बात करें तो यॉर्क सैक में इसका निर्माण होता है, भ्रूणी सॉरी उसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में। और भ्रूणीय अवस्था में कहां पर होता है, स्प्लीन में, लीवर में और लिम्फ नोड्स में इसका निर्माण होता है। और जो जन्म के बाद बोन मैरो। ठीक है, और
एक निश्चित जीवन काल पूरा करने के बाद ये नष्ट होती हैं। तो नष्ट होने के स्थान के बारे में जो मनुष्य है उसमें स्प्लीन में जाकर के होती है, तिल्ली में होती हैं, पशुओं में बोन मैरो में होती हैं, और पक्षियों में लीवर में जाकर के ये नष्ट होती हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। आरबीसी के जीवन काल की बात करें हम, तो रूमिनेंट्स में लगभग लगभग इसका जो जीवन काल है वो कितना है, 125 से 150 दिन होता है। घोड़े में 140 से 150 दिन, कुत्ते में लगभग 120 दिन, बछड़ा और मेमना, ठीक है, बछड़ा और मेमना की बात करें हम तो 50 से 100 दिन होता है। यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिर मुर्गे का, मुर्गे में कितना होता है, 30 दिन। तो यहां से पर पूछ लिया आपसे कि सबसे कम आरबीसी का जीवन काल किसमें होता है, ठीक है, गाय भैंस घोड़ा कुत्ता मुर्गा, तो क्या हो जाएगा, मुर्गा। कितना है इसमें, 30 दिन का होता है। और वहीं सबसे ज्यादा की बात करें हम, तो रूमिनेंट्स में लगभग 150 तक पहुंच रहा है, लेकिन घोड़े में ये सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ये तो बात होगी आरबीसी के जीवन काल की। अब बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। देखो, एक टर्म है पॉलीसाइथेमिया। क्या है, पॉलीसाइथेमिया, इसको मैं यहां लिख देता हूं हिंदी में, पॉलीसाइथेमिया। क्या है, आरबीसी की संख्या का बढ़ना, पॉलीमान से माने बहुत ज्यादा, ठीक है, संख्या के लिए क्या शब्द यूज कर रहे हैं हम, पॉली। ठीक, आरबीसी की संख्या बढ़ने को हम क्या बोलेंगे, पॉलीसाइथेमिया। ओलिगो माने घटना किसी चीज का, कम होना, आरबीसी की संख्या घटना क्या कहलाएगा, ओलिगो शब्द आ जाएगा, ओलिगो साइथेमिया हो जाएगा। ठीक है, एनीमिया किसे कहेंगे, ठीक है, यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, आरबीसी की संख्या की बात हो रही है केवल, आरबीसी की संख्या का बढ़ना पॉलीसाइथेमिया, संख्या का घटना ओलिगोसाइथेमिया। ठीक है, यदि आरबीसी की संख्या भी कम हो रही है, अब आरबीसी की संख्या कम होगी तो आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा भी क्या होगी, कम होगी। तो उस अवस्था को हम बोलेंगे एनीमिया। क्या बोलेंगे हम, एनीमिया। यदि आरबीसी की संख्या भी कम होती है, ठीक है, और साथ में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो उस अवस्था को हम क्या बोलेंगे, एनीमिया कहेंगे। ठीक, अगली टर्म है एन आइसोसाइटोसिस। देखो ये दो टर्म होती हैं, एन आइसोसाइटोसिस, और दूसरी है पॉइक्लोसाइटोसिस। पॉइक्लोसाइटोसिस, ठीक है, एन आइसोसाइटोसिस किसे कह रहे हैं, कि जैसे आरबीसी का हर प्राणी में क्या होता है, सामान्य आकार होता है, यदि उस आकार से आरबीसी के आकार में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, एक तो हो गया आकृति, ठीक है, जैसे हम आकृति की बात करें तो आकृति तो बोलेंगे शेप को, भाई द्विउत्तलीय है, द्विअवतलीय है, अंडाकार है, ये चीज तो क्या हो गई आकृति। आकार कुछ ही साइज यानी बड़ी है या छोटी है, वैसे 10 माइक्रोन है, 7 माइक्रोन है, 3 माइक्रोन है, 4 माइक्रोन है, ठीक है, माइक्रोमीटर है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसकी आकार। ठीक है, यदि आकार, आकार की बात मतलब हो गया साइज, और आकृति का मतलब हो गया शेप। यदि आरबीसी की जो साइज है वो सामान्य से अलग है सामान्य आकार की बन रही, ठीक है, तो हम उस अवस्था को क्या बोलेंगे, एन आइसोसाइटोसिस कहेंगे। दूसरा है पॉइक्लोसाइटोसिस, असामान्य आकृति की आरबीसी का बनना, जैसे अंडाकार के स्थान पर द्विउत्तलीय बन गई, द्विअवतलीय के स्थान पर उत्तलीय बन गई। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं जो सिकल सेल एनीमिया, तो वहां पर जो आरबीसी हैं सामान्य रूप से मनुष्य के अंदर कैसी होनी चाहिए,
द्वि अवतलीय होनी चाहिए, लेकिन वहां पर आरबीसी कैसी हो जाती है, हांसियाकार हो जाती है। तो क्या हो गया, आकृति में भिन्नता आ गई। तो जो सिकल सेल एनीमिया है वो किस चीज का एग्जाम्पल है, पॉइक्लोसाइटोसिस का एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से जो बकरियां हैं, बकरियों में अलग अलग जो आकृति है, ठीक है, ये आकार की जगह क्या आएगा, आकृति, अलग अलग आकृति की क्या पाई जाती हैं, आरबीसी पाई जाती हैं। यानी बचपन में जो छोटा बच्चा रहता है तो अलग आकार की होती है, और बड़ा होने पर अलग आकार की आरबीसी पाई जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि बकरी में अलग अलग आकृति की आरबीसी का पाया जाना। तो बकरी किससे संबंधित है, पॉइक्लोसाइटोसिस से संबंधित होती है। ठीक है, तो ये हो गई आरबीसी संबंधित टर्मिनोलॉजी। ठीक है, अब और पढ़े आगे आरबीसी से संबंधित चीजों के बारे में बात करें हम। देखो, हेमेटोपोइसिस, हेमेटोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस पढ़ी थी हमने, और हीमेटोपोइसिस का मतलब है कि रक्त निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हेमेटोपोइसिस। और यहीं पर मैं लिख देता हूं इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस किसे कहेंगे, आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, एरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। ठीक है, तो हेमेटोपोइसिस और एरिथ्रोपोइसिस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हेमेटोपोइसिस कहेंगे यानी हीम वर्णक आ रहा है, ठीक है, पूरे रक्त के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो हेमेटोपोइसिस का मतलब है रक्त के निर्माण की प्रक्रिया, और एरिथ्रोपोइसिस का अर्थ है कि जो आरबीसी है उसके निर्माण की क्रिया। जैसे हम बात कर रहे थे सिकल सेल एनीमिया क्या था, कि इसमें हाशियाकार आरबीसी के कारण ये होता है। आरबीसी की शेप कैसी हो जाती है, हाशियाकार हो जाती है। थैलेसीमिया क्या होता है, जो पाइरूवेट काइनेज एंजाइम है उसकी कमी के कारण जो आरबीसी हैं वो असामान्य बनती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर आरबीसी की कमी हो जाती है। ठीक है, तो थैलेसीमिया किसकी वजह से होता है, पाइरूवेट काइनेज एंजाइम की कमी के कारण यहां पर भी असामान्य आकृति की क्या बनती हैं, आरबीसी बनती हैं। ठीक है, अब यहां पर एक टर्म आती है रोलेक्स फॉर्मेशन, रोलेक्स फॉर्मेशन, ये क्या है, आरबीसी का, जिस तरह से हम पैसे के, मान लो जैसे एक एक रुपए के सिक्के हैं उनको एक के ऊपर रख करके हम क्या बनाए, उसका कॉलम बनाए। ठीक है, जितना जहां तक पहुंचता है उस तरह से हम एक के ऊपर एक जमा दें। यदि इसी प्रकार से आरबीसी जब एक के ऊपर एक जम जाती है, यानी जिस तरह से हम एक के ऊपर एक सिक्का रख करके जो संरचना बनाते हैं, ठीक है, तो आरबीसी भी क्या होती हैं, एक के ऊपर एक जम जाती हैं, क्लम्प कर जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं। तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, रोलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं, जब आरबीसी एक के ऊपर एक ढेर के रूप में जम जाती हैं, तो व्यवस्था क्या कहलाती है, रोलेक्स फॉर्मेशन कहलाती है। ठीक है, रोलेक्स फॉर्मेशन कहलाती है। और ये मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है, घोड़े से संबंधित होता है। पूछ ले कि भाई रोलेक्स फॉर्मेशन किससे संबंधित होता है, किस प्रजाति से, तो मुख्य रूप से घोड़े की हम बात यहाँ पर करते हैं। जब घोड़े में आरबीसी सिक्के के ढेर के रूप में एक के ऊपर एक जम जाती हैं तो व्यवस्था क्या कहलाती है, रोलेक्स फॉर्मेशन कहलाती है। अगला है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी, सेडिमेंटेशन किसी चीज का जमना। ठीक है, उसका वहां पर जैसे बोलते हैं ना, पानी में से जो कण हैं वो निथरते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। पानी मान लो मिट्टी मिली हुई है, ठीक है, यदि हम पानी को कुछ समय के लिए स्थिर रखेंगे तो जो धूल के कण हैं, मिट्टी के कण हैं, या जो भी गंदगी है वह कुछ समय बाद उस पानी के तले में, ठीक है, उस बर्तन की तली में क्या हो जाती है, बैठ जाती है। इसी प्रकार से जब हम आरबीसी जो रक्त है उसको हम लेते हैं, ठीक है, और लेते किस में है, यहाँ पर एक विशेष प्रकार की कांच की बनी हुई ट्यूब्स होती हैं, नलकाएं होती हैं, जिनको हम बोलते हैं ESR ट्यूब्स। ठीक है, और इसको लगाया किसके ऊपर जाता है, रखा किसके ऊपर जाता है, ESR स्टैंड। लेकिन ESR ट्यूब की खासियत क्या होती है, कि इसके दोनों सिरे क्या होते हैं, ओपन रहते हैं। क्या रहते हैं, ओपन रहते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ से बंद करके सक किया जाता है, ठीक है, ब्लड को, और उस तरह से एक यहाँ पर
मार्किंग रहती है, ठीक है। तो ब्लड को इसमें लेकर के ईएसआर स्टैंड में लगा दिया जाता है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं, जिस तरह से पानी में कण निथरते हैं, यहाँ पर आरबीसी नीचे सेटल डाउन होना शुरू होती हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं। यानी आरबीसी के प्रति घंटे के हिसाब से जमने की जो दर होती है, आरबीसी के नीचे सेटल डाउन होने की जो दर होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं। इरिथ्रोसाइट मींस आरबीसी, सेडिमेंटेशन यानी नीचे बैठना, ठीक है, रेट माने उसकी दर। और नापते कैसे कैसे हैं इसको, जो प्रति घंटे के हिसाब से, ठीक है, एमएम पर आवर में इसको नापते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं। प्रति घंटे उसके जो जमने की दर है वही क्या कहलाती है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहलाती है। अब यहाँ पर एक टर्म आती है पीसीवी, पैक सेल वॉल्यूम। इसे कहेंगे पैक सेल वॉल्यूम, पूरा रक्त है, ठीक है, और उस रक्त में आरबीसी का आयतन कितना है, आरबीसी की मात्रा कितनी है, तो वह पूरी चीज क्या कहलाएगी, आरबीसी का जो परसेंटेज है रक्त के अनुसार, वो क्या कहलाएगा, पैक सेल वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी तरह से एक टर्म आती है टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ये क्या होता है, कुल डब्ल्यूबीसी की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। तीसरा है इसी तरह से डीएलसी, यहाँ पर क्या है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे हमने बात की थी डब्ल्यूबीसी के अलग अलग प्रकारों का अलग अलग परसेंटेज निकालना, ठीक है, कौन सी डब्ल्यूबीसी की मात्रा कितनी है, तो उस चीज को हम क्या बोल देते हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट कहते हैं, ठीक। अब देखिए आगे है कि जो हीमोग्लोबिन है उसमें होता है 4%। चलिए यही बात करते हैं, हीमोग्लोबिन में जो हीम है वो कितना होता है, 4%, और ग्लोबिन जो प्रोटीन है वो कितनी होती है, 96% होती है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में जो हीम वर्णक है, जो हीम है वो कितना होता है, 4% होता है। और जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो कितनी है, 96% होती है। अब यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन का एक अणु है, हीमोग्लोबिन में कौन सा जो धातु है पाई जाती है, आयरन धातु पाई जाती है, ठीक है। और जो आयरन है वो, उसके कितने अणु पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन के एक अणु में 4 अणु पाए जाते हैं। या ये कहें कि जो हीमोग्लोबिन के एक अणु में आयरन के कितने हैं, 4 अणु उपस्थित रहते हैं। और ये जो हीमोग्लोबिन है इसमें आयरन की अवस्था कौन सी होती है, Fe+2 रहती है। जबकि मायोग्लो मांसपेशियों में क्या पाया जाता है, मायोग्लोबिन। यहाँ तो क्या है, हीमोग्लोबिन, यहाँ क्या है, मायोग्लोबिन पाया जाता है। और मायोग्लोबिन में आयरन Fe+3 यानी फेरिक अवस्था में पाया जाता है। और यहाँ पर जो आयरन है वो कौन सी अवस्था में है, फेरस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में हीम 4% है, ग्लोबिन 96% है। हीमोग्लोबिन के एक अणु में आयरन के 4 अणु पाए जाते हैं। यहाँ पर आयरन जो है Fe+2 अवस्था में होता है, जबकि मायोग्लोबिन में Fe+3 अवस्था में होता है। अब जो आरबीसी के अंदर है ये हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब जो ये हीमोग्लोबिन है किसके काम आता है, ऑक्सीजन कैरिंग के लिए, यानी ऑक्सीजन गैस का जो परिवहन है वो किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, ठीक है। कैसे होता है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है
कितनी ऑक्सीजन का परिवहन करता है? 1.34 जो ml ऑक्सीजन है उसका परिवहन। ठीक है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अब इसी तरह से हम बात करें कि 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 15 पाई जाती है। ठीक है। 1 ग्राम कितना कर रहा है? 1.34 ml कर रहा है। 100 ml रक्त में कितना हीमोग्लोबिन है? 15 ml हीमोग्लोबिन है। तो यदि हम 100 ml रक्त की बात करें कि 100 ml रक्त कितनी ऑक्सीजन का परिवहन करेगा, तो 15 मल्टीप्लाई 1.34। इस तरह से हम देखेंगे कि यानी 15 × 1.34 ml। ठीक है। तो ये लगभग लगभग कितना आता है? 20 ml आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो 100 ml रक्त है वह कितनी ऑक्सीजन का परिवहन करता है? 20 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है। तो ये बात हो गई। हीमोग्लोबिन यानी जो आरबीसी है उसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन का परिवहन करता है? 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यदि हम 100 ml रक्त की बात करें कि भाई 100 ml रक्त कितना हीमोग्लोबिन पर वो ऑक्सीजन का परिवहन करेगा, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई जो 20 ml रक्त है उसमें हीमोग्लोबिन कितना है? कितना है? 100 ml रक्त की बात करें तो 15 ग्राम हो गया। 1 ग्राम 1.34 करता है। 15 × 1.34 की बात करें तो कितना हो जाएगा? 20 ml। यदि यहीं पर बात कर ले कि भाई 1 लीटर रक्त के द्वारा कितनी ml ऑक्सीजन का परिवहन किया जाएगा? कितने? 1 लीटर रक्त के द्वारा। तो यदि 100 ml के द्वारा 100 ml रक्त के द्वारा यदि 20 ml ऑक्सीजन का परिवहन किया जा रहा है, तो 1 लीटर के द्वारा यानी 10 गुना हो जाएगा। 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml होते हैं। तो 10 गुना हो गया। हम इसका भी 10 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 200 ml ऑक्सीजन का परिवहन किया। ठीक है। तो अब बात करें हम कि जो हीमोग्लोबिन है उसकी अलग अलग अवस्थाएं पाई जाती है। कैसे पाई जाती हैं? कि उसके अलग अलग तरह की चीजों से जुड़ने के आधार पर इसके अलग अलग कंपाउंड ये बनाता है। यदि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, किसके साथ जुड़ रहा है? ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, तो ये क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। किससे जुड़ रहा है? ऑक्सीजन से। और ये प्रक्रिया कहां पर होती है? फेफड़ों में संपन्न होती है। यानी फेफड़ों में जो रक्त का परिवहन होता है तो उस समय जो रक्त है फेफड़ों में से गुजरता है। ठीक है। अशुद्ध रक्त यानी जिसमें कम ऑक्सीजन की मात्रा है वो फेफड़ों में पहुंचता है। तो क्या होता है उसका? ऑक्सीजनेशन। और वह ऑक्सीजन के साथ जो ऑक्सीजन है किसके साथ जुड़ जाती है? हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है। तो हम उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। यदि हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ जाए? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ जाए? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो उसे हम क्या बोलेंगे? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहां पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। कार्बोक्सी आ गया यानी कार्बन डाइऑक्साइड आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा। तो क्या आएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन किसे कहेंगे? जब हीमोग्लोबिन इसके साथ जुड़ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से जुड़ जाता है, तो क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। जैसे हम बात करें कि सर्दियों के दिनों में कुछ लोग जब बंद कमरे के अंदर कोयले की अंगीठी, ठीक है, या सिगड़ी जला करके सो जाते हैं, तो वहां पर कार्बन पूरी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। तो वही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जब श्वसन के द्वारा शरीर में जाती है तो फिर वो इसके साथ जुड़ती है? हीमोग्लोबिन के साथ। और क्या बनाती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसकी वजह से किसी भी जीव की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है। अगला है मैट हीमोग्लोबिन। इसे कहेंगे जब हीमोग्लोबिन नाइट्रेट या नाइट्राइट विषाक्तता में, ठीक है, किससे जुड़ता है? इन कंपाउंड से जुड़ता है। तो क्या बनाता है ये? मैट हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ठीक है। जिसको मिथमोग्लोबिन के नाम से भी जानते हैं। तो नाइट्राइट और नाइट्राइट विषाक्तता में ये बनता है। अगला है कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसे कहेंगे जब हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ता है? CO2 के साथ।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। मुख्य रूप से जब ऊतकों से जो रक्त आता है, ऊतकों में विभिन्न मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं के द्वारा, उपापचयी क्रियाओं के द्वारा CO2 का निर्माण होता है। तो CO2 का परिवहन कहाँ होगा, लंग्स तक, हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, प्लाज्मा में घुल करके होता है। ठीक है, इस तरह से होता है ना। तो वहां पर भी जो हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ करके आता है, CO2 हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके आती है। तो वो क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ करके कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। तो इस तरह से ये मुख्य रूप से 4 प्रकार की अवस्थाएं हीमोग्लोबिन की पाई जाती हैं, अलग अलग जो कंपाउंड्स हैं उनसे जुड़ने के आधार पर। ठीक है, कौन कौन से हो गए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ता जुड़ता है, मेट हीमोग्लोबिन नाइट्रेट और नाइट्राइट विषाक्तता में बनता है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन जो हीमोग्लोबिन है वो CO2 से जुड़ता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखो महत्वपूर्ण बिंदु, पक्षियों की जो न्यूट्रोफिल्स हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, पक्षियों की। पक्षियों की जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, हेटेरोफिल्स के नाम से जानते हैं। क्या है ये, WBC का एक कार है। ठीक है, तो पक्षियों में जो न्यूट्रोफिल हैं उनको हम क्या कहते हैं, हेटेरोफिल कहते हैं। पक्षियों की RBC और प्लेटलेट्स में केंद्रक उपस्थित होता है, जबकि जो स्तनधारी हैं उनकी RBC और प्लेटलेट्स में केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। और पक्षियों की में प्लेटलेट्स हों चाहे वो RBC हों, उनमें क्या पाया जाएगा, केंद्रक पाया जाता है। दूसरा है जो प्लाज्मा सेल है। ठीक है, प्लाज्मा सेल हैं जो कि डी इसके द्वारा थी, जो लिम्फोसाइट्स के द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक है, इसके द्वारा बनाई जाती हैं, लिम्फोसाइट के द्वारा। तो प्लाज्मा सेल में गाड़ी के पहिए के समान क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, और प्लाज्मा सेल का निर्माण किसके द्वारा होता है, लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। अब देखिए यहाँ पर ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोपिनिया, ल्यूकोसाइटोफिलिया और ल्यूकेमिया, तो ये WBC से संबंधित टर्म हैं सभी। क्या है, ल्यूकोसाइटोसिस, WBC का निर्माण क्या कहलाता है, ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, क्योंकि WBC को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं। तो साइटोसिस यानी किसी कोशिका का निर्माण होना, तो ल्यूकोसाइटोसिस यानी WBC का निर्माण। ल्यूकोसाइटोपीनिया, पीनिया का मतलब जैसे पी लिया, और पीएंगे तो कोई चीज क्या हो जाएगी, तरल पदार्थ, कमी आ जाएगी। ठीक है, तो पीनिया में क्या होगा, कमी, पीनिया, पीनिया यानी कमी। तो WBC की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। लीकोसाइटोफीलिया, किसी भी पात्र में यदि हम किसी चीज को भरेंगे, फुल कर देंगे, तो क्या होगा, उसकी मात्रा में वृद्धि होगी। किसी भी तरल की, हम कोई गिलास है उसमें पानी भरते हैं तो क्या होगा, वो फुल होता है, पानी की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है वहां पर गिलास के अंदर। तो क्या किया, फील लिया यानी फुल कर दिया, तो WBC की संख्या क्या होगी, बढ़ती है। ल्यूकोसाइटेमिया, जिस तरह से एनीमिया होता है, ठीक है, वहां पर क्या हो रही थी, RBC की संख्या में कमी होती है और साथ में हीमोग्लोबिन की कमी होती है। तो उसी तरह से एक होता है ल्यूकेमिया। ठीक है, और इसको किस नाम से जाना जाता है, ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ल्यूकेमिया को ही किस नाम से जाना जाता है, ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो WBC है वो अनियंत्रित रूप से बढ़ती है। कैसे बढ़ती हैं, अनियंत्रित रूप से बढ़ती। ठीक है, तो ये कुछ विशेष टर्मिनोलॉजी हैं रक्त से संबंधित। बाकी हम इम्यूनिटी के बारे में कल बात कर ही चुके हैं। तो ये अपना पूरा चैप्टर किससे संबंधित है, ब्लड, प्लाज्मा और सीरम से संबंधित होता है। अब यहाँ पर एक डायग्राम था अपना, इसके बारे में हम बात करें। देखो ये क्या हो गई, एरिथ्रोसाइट यानी RBC, ये RBC हो गई। रेड ब्लड सेल्स हैं, द्विउत्तलीय हैं, यानी बीच में से कैसी हैं, सॉरी उत्तलीय नहीं, अवतलीय, बीच में से अंदर की तरफ धसी हुई है, तो कैसी हो गई, द्विअवतलीय। ठीक, इसके बाद हम बात करें, देखो जो WBC थी, अब ये प्लेटलेट्स हैं, ये कैसी हैं, प्लेटलेट्स। तो यहाँ पर भी कोई केंद्रक नहीं है, यहाँ पर भी सामान्य रूप से कोई केंद्रक हमें अंदर दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, अनियमित आकार की होती है, इनका आकार कैसा हो गया, अनियमित हो गया।
अब है बेसोफिल, इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। ये जो तीनों हैं, तीनों के अंदर आप देख पा रहे हैं कि इनका जो कोशिका द्रव्य है उसमें किसी ना किसी प्रकार के कण यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्या दिखाई दे रहे हैं? अंदर कण दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। ठीक है। और जो केंद्रक है यहाँ पर कैसे बटा हुआ है? पालियों में बटा हुआ है। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 3 पालियों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है, या 2 पालियों में, यहाँ भी 2 पालियों में हमें बटा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? ग्रेनुलोसाइट हो गए, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल। फिर बची कौन सी? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है। तो ये कैसी यहाँ पर किसी प्रकार के कण हमें दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे, यानी इनके अंदर किसी भी प्रकार के कण उपस्थित नहीं होते, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? एग्रेनुलोसाइट कहते हैं। इसके अंदर केंद्र कैसा है? गोलाकार है। ठीक है। कैसा हो गया केंद्र? बड़ा गोलाकार। और यहाँ पर कैसा दिखाई दे रहा है? ये किडनी शेप का दिखाई दे रहा है, किडनी जैसा। ठीक है। तो ये बात होगी अपनी किसके बारे में? डब्ल्यूबीसी के बारे में, जिस जो हमने डायग्रामेटिकली देखा। अब देखें हम कि जो ये सेल हैं, रक्त कोशिकाएं हैं, इनमें हम संख्या के आधार पर बात करें कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, इनमें सबसे अधिक संख्या किसकी होती है, सबसे कम किसकी होती है? तो यहाँ पर जो आरबीसी है उनकी संख्या सबसे अधिक होती है। जो तीनों प्रकार की रक्त कोशिकाएं हैं उनमें सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? आरबीसी की होती है। और सबसे कम किसकी होती है? डब्ल्यूबीसी की। और दोनों के मध्य में किसकी है? प्लेटलेट्स की होती है। आकार के अनुसार हम देखें तो सबसे बड़ी किसकी होती हैं? कौन सी कोशिकाएं होती हैं? डब्ल्यूबीसी होती हैं। सबसे छोटी प्लेटलेट्स होती हैं। और दोनों के मध्य में आ जाती है आरबीसी। ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है कि भाई सबसे बड़ी, तो यहां पर देख लें एक बार। तो सबसे बड़ी रक्त कोशिका, इसको एक अलग से उस पर देखते हैं। सबसे बड़ी रक्त कोशिका कौन सी हो गई? डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी में भी कौन सी? मोनोसाइट। मोनोसाइट, डब्ल्यूबीसी। ठीक है। समान रूप से कौन सी है? डब्ल्यूबीसी है सबसे बड़ी रक्त कोशिकाएं, लेकिन डब्ल्यूबीसी में भी कौन सी है? मोनोसाइट। सबसे छोटी रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स। ठीक है। ये बात होगी। तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई? डब्ल्यूबीसी हो गई। और सबसे छोटी कौन सी हो गई? प्लेटलेट्स हो गई। ठीक है। आकार के अनुसार सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी और सबसे छोटी कौन सी हो गई? प्लेटलेट्स हो गई। और डब्ल्यूबीसी में भी सबसे बड़ी कौन सी है? मोनोसाइट होती है। तो बात करते हैं संख्या के आधार पर। तो संख्या के आधार पर सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली रक्त कोशिकाएं
कौन सी होती हैं? आरबीसी होती हैं। ठीक है। और सबसे कम कम संख्या में पाई जाने वाली रक्त कोशिकाएं कौन सी होती हैं? डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है। तो इस तरह से 4 पॉइंट बनते हैं। और यदि हम क्रम की बात करें, रक्त कोशिकाएं संख्या के अनुसार, ठीक है, तो सबसे अधिक संख्या में कौन सी पाई जाती हैं? आरबीसी पाई जाती हैं सबसे अधिक। उसके बाद कौन सी हो गई? प्लेटलेट्स हो गई। और सबसे कम हो गई डब्ल्यूबीसी। ठीक है। और आकार के अनुसार, तो आकार के अनुसार जो सबसे बड़ी होती हैं वो कौन सी होती हैं? डब्ल्यूबीसी होती हैं। उसके बाद किसका नंबर आता है? आरबीसी का आता है। और सबसे छोटी होती हैं प्लेटलेट्स। ठीक है। तो इस तरह से ये होती हैं, संख्या के अनुसार और आकार के अनुसार। ठीक है। संख्या के अनुसार क्या हो गई अपनी? आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। और आकार के अनुसार डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। इस तरह से ये अपना ब्लड, प्लाज्मा और सीरम वाला चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है।